चुनावी नतीजों से पहले ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एस&पी ने भारत का आउटलुक स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। एस&पी का कहना है कि भारत की आर्थिक ग्रोथ मजबूत है, जिसका क्रेडिट मैट्रिक्स पर पॉजिटिव असर है। साथ ही फिस्कल गैप कम होने पर 2 साल के अंदर रेटिंग अपग्रेड करने को भी कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, ये बताएं एस&पी ने क्या कहा है और इसका असर क्या हो सकता है? देखिए, जहाँ तक कि एस&पी का सवाल है, जो रेटिंग एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ इन्होंने भारत की जो क्रेडिट रेटिंग है इसको बरकरार रखा है। हालांकि जो आउटलुक है उसको पॉजिटिव कर दिया है, स्टेबल से। ऑब्वियसली एस&पी को जो सबसे बड़ी चीज़ लगती है इंडिया के लिए कि अगर फिस्कल कंसोलिडेशन और डिसिप्लिन भारत सरकार ने रखा आगे जाके, तो कहीं ना कहीं 24 महीनों के आसपास आपको एक रेटिंग अपग्रेड का भी विंडो देखने को मिल सकता है। जहाँ तक कि एस&पी का सवाल है, इनको लगता है कि जो साउंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट है सरकार का और जो फंडामेंटल्स हैं, उसके चलते ग्रोथ का मोमेंटम अगले 2 से 3 सालों के लिए जारी रहना चाहिए। इनफैक्ट जो सरकार है अपने फिस्कल कंसोलिडेशन के एफर्ट्स को काफ़ी सीरियसली ले रही है और ये एफर्ट्स ऑनगोइंग है। एस&पी को लगता है कि अगर आरबीआई की पॉलिसी और जो कॉशियस फिस्कल डिसिप्लिन है इसको अगर बरकरार रखा जाए तो अगले 24 महीनों के अंदर आपको एक रेटिंग अपग्रेड का भी मौका मिल सकता है। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं 7% जीडीपी के बिलो अगर आपकी गवर्नमेंट बोरोइंग हो गई तो एक रेटिंग अपग्रेड का विंडो तो खुलेगा ही, साथ ही साथ जो ग्रोथ का मोमेंटम है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो पिछले 4-5 सालों में सरकार की स्पेंडिंग की जो क्वालिटी है वो अच्छी रही है और इस फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में उनको लगता है कि 6 से 7% के बीच में जीडीपी ग्रोथ रहनी चाहिए रियल टर्म्स में। और जो फिस्कल डेफिसिट है वो उन्होंने एस्टिमेट किया है 6.8%, जो कि स्टेट्स और जो अन्य राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं इनको साथ में लेकर रखा गया है। लेकिन क्लियरली एक हेडलाइन ये है कि रेटिंग अपग्रेड का विंडो भारत के लिए अब खुलता हुआ नजर पड़ रहा है। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे बाजार की। आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 668 अंक और निफ्टी 183 अंक गिरकर बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं सुमित से। तो सुमित, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज बाजार की हाईलाइट्स। देखिए, आज भारतीय बाजारों में लगातार मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिला। फ्रंटलाइन इंडेक्स, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स तीनों में बिकवाली देखने को मिली। हालांकि मिड कैप में उतनी बिकवाली नहीं थी। मिड कैप इंडेक्स अगर देखेंगे तो मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे था और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी उतनी बिकवाली नहीं थी। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट से एडवांस डिक्लाइन, वो थोड़ा सा डिक्लाइन के फेवर में थे। कल के कंपैरिजन में आज डिक्लाइन इतने नहीं देखने को मिल रहे थे। थोड़ी बहुत बिकवाली मार्केट्स में रही और जो प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा था वो प्रेशर था आज इधर मिड कैप में या फिर कुछ हद तक जो खरीदारी थी होती मेटल स्पेस के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग थी। सिलेक्टिव पीएसयूज के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग थी। निफ्टी बैंक के अंदर हालांकि प्रेशर देखने को मिला था और पीएसयू बैंक्स थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस दे रहे थे प्राइवेट बैंक्स के सामने। लेकिन ऑयल एंड गैस, आईटी, रियल्टी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर प्रेशर आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। ओके, तो सुमित, किन सेक्टर्स और शेयर्स में एक्शन देखने को मिला आज? देखिए, कुछ अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स देखे जाएं तो उसमें हिंडाल्को आज लीड कर रहा था। सब्सिडरी के आईपीओ की खबर के बीच में उछाल। डीवी स्लैब लगातार तेजी में है, 2.25% का उछाल। पावर ग्रिड 1.5% ऊपर और बजाज ऑटो 1% का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में एचडीएफसी लाइफ कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, एसबीआई लाइफ आज प्रॉफिट टेकिंग, टेक महिंद्रा और टाटा कंज्यूमर दोनों में 2.25% की बिकवाली। मिड कैप में कैंपस एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ खरीदारी। टीटागढ़ रेल सिस्टम 11-11.5% ऊपर रहा। ईआईडी पैरिस 8.5% ऊपर रहा और फिनलेक्स इंडस्ट्रीज करीब 6% की तेजी यहां देखने को मिली। नंबर्स के बाद एमटार टेक 11% नीचे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ब्लॉक डील के बीच 6.5% नीचे। उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक और श्नाइडर लगातार लोअर सर्किट पर 5% बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्डा का कहना है कि निवेशक गिरावट में खरीदारी की स्ट्रैटेजी बनाए। गुरमीत के मुताबिक डिफेंस और बैंकिंग शेयर्स में अच्छा पैसा बन सकता है। मार्केट ने हमेशा रिवॉर्ड किया है अगर आपने बाय ऑन डिप्स किया अभी तक पिछले कई समय, तो मेरा टेम्पलेट वही है। हम बहुत ज्यादा कैश पोजीशन नहीं ले रहे हैं। कोई भी करेक्शन अगर मार्केट दे रहा है, हमारा ये व्यू है कि कंटिन्यूटी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मार्केट में श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती है, आपको प्रोबेबिलिटी पे ही काम करना होता है। डिफेंस नेम्स में थोड़ा वेट कर रहे हैं, अगर और डिप मिले तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनका पाइपलाइन बहुत अच्छा है, रिटर्न रेशियोज कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं। थोड़ा सा ऑब्वियसली वैल्यूएशन ज्यादा हुआ है, बहुत अच्छा रन अप हुआ है। और मैं कुछ पीएसयू बैंक्स भी देख रहा हूँ क्योंकि जून में बॉन्ड इंक्लूजन है,
मेरा ये मानना है कि 10 ईयर बॉन्ड जो है मीनिंगफुली 675 650 की रेंज में आएगा। रेटिंग एजेंसी सीएलएसए ने 54 कंपनियों की लिस्ट बनाई है जिनमें एनडीए सरकार की वापसी से बड़ा एक्शन आ सकता है। शेयर्स की लिस्ट और तेजी के ट्रिगर के साथ अब सीधा जुड़ते हैं यतिन से। तो यतिन, ये बताएं किन शेयरों को पीएम मोदी की वापसी और पॉलिसी में कॉन्टिन्यूटी से बड़ा फायदा हो सकता है? देखिए, सीएलएसए का आज एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया है मोदी 3.0 पे, यानी एनडीए की अगर फिर से एक बार वापसी हो जाती है और नरेंद्र मोदी फिर से एक बार पीएम बन जाते हैं तो जो मोदी स्टॉक्स है वहां रैली बरकरार रहेगी। इनफैक्ट सीएलएसए को लगता है कि अगर पीएम मोदी फिर से चुन के आते हैं तो बहुत बड़ी रैली आपको स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। खास करके पीएसयू स्टॉक्स में फिर से एक बार चमक आपको आती हुई नजर पड़ सकती है। जहां तक कि स्टॉक्स का सवाल है, जो मोदी स्टॉक्स हैं 3.0 वाले, वहां बहुत जबरदस्त पावर मिल सकता है। खास करके स्टॉक्स जो है एनटीपीसी, एनएचपीसी जैसे काउंटर्स में आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पीएफसी, ओएनजीसी, आईजीएल और महानगर गैस जैसे काउंटर्स में आपको तेजी जबरदस्त तरीके से आती हुई नजर पड़ सकती है। 54 स्टॉक्स यानी 54 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है, जहां ये जो पीएसयूज आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, यहां सबसे ज्यादा प्रेफरेंस सीएलएसए दे रहा है पीएसयूज में। जहां तक कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का सवाल है, बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और इंडस टावर सीएलएसए की पसंदगी के लिस्ट में आते हैं। इनको लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर में फिर से एक बार रिफॉर्म्स के चलते ये सारे स्टॉक्स मूव हो सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स पे भरोसा रखता हुआ दिखाई पड़ रहा है सीएलएसए। तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों जो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स हैं, अपनी साइज के हिसाब से इसको छांट के सीएलएसए को लगता है कि ये स्टॉक्स भी जबरदस्त तरीके से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस और इंश्योरेंस स्पेस में मैक्स फाइनेंशियल, इन स्टॉक्स में भी सीएलएसए को लगता है कि ओवरवेट रह के चलना चाहिए। अच्छा, जो स्टॉक्स इंसुलेटेड है चुनावी नतीजों से, इनमें जो नाम शुमार है वो जोमेटो और एवेन्यू सुपरमार्ट्स। ऑब्वियसली ये एफएमसीजी स्टॉक फूड कंपनीज हैं, तो कोई प्रकार का नतीजों का असर इन दोनों स्टॉक्स पे नहीं आता हुआ दिखाई देगा, ऐसा सीएलएसए का मानना है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी जो एनडीए के चलते रह रही है, इसमें 3 स्टॉक्स को फायदा होगा। अशोक लेलैंड, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में तेजी होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने को लगेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करने के लिए एलएनटी जैसे शेयर्स में वो काफी बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरे अपडेट के लिए। वहीं इलेक्शन और बाजार में गहरा कनेक्शन है। पहले फेज से अब तक निवेशकों ने जमकर कमाई की है। उनकी करीब 22 लाख करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। इलेक्शन का ये क्या है कमाई कनेक्शन, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। देखिए, 19 अप्रैल ये पहला दिन, पहला चुनाव की तारीख थी जबकि वोटिंग शुरू हुई थी और 1 जून को ये खत्म होंगे और इस ड्यूरेशन के बीच में मार्केट ने अपना एक बढ़िया रुख दिखाया है। करीब करीब 22 लाख करोड़ की जो मार्केट कैप है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है इस पूरी ड्यूरेशन में बीएसई की तरफ से। पहले चरण से लेकर अब तक निवेशकों की जो पूंजी है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है। 19 अप्रैल को पहले चरण से अब तक करीब करीब 22 लाख करोड़ रुपए के आसपास की नेटवर्थ जो बीएसई की मार्केट कैप है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। और स्मॉल कैप, मिड कैप में भी एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। ना केवल ये बल्कि इस ड्यूरेशन में तमाम सेक्टर्स के अंदर भी एक बड़ी रफ्तार आते हुए दिखाई पड़ी है। एक करके सभी आंकड़े आपके सामने आएंगे। पहले 19 अप्रैल का जो पहला चरण था उस समय पर मार्केट कैप करीब करीब 394 लाख करोड़ के आसपास थी, जो कि अब करीब करीब 416 लाख करोड़ के आसपास, यानी कि मोटा मोटा 22 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बीएसई की इस ड्यूरेशन में बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा जो मिड कैप, स्मॉल कैप है, वहां पर मिड कैप की मार्केट कैप करीब जो 7.5 लाख करोड़ के आसपास और 4.5 लाख करोड़ के आसपास स्मॉल कैप की मार्केट कैप बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक बड़ा जंप यहां पर भी है। सेक्टोरल वाइज देखेंगे तो निफ्टी करीब 3% तब से अब तक चला, सेंसेक्स 3% चला, मिड कैप 6% के आसपास चल चुका और स्मॉल कैप भी करीब करीब 4% के आसपास का इजाफा इसी ड्यूरेशन में दिखा चुका है। इतना ही नहीं, एक जोरदार तेजी आई कैपिटल गुड्स स्पेस में। आपने कोई भी नाम देख लिया, सीमेंस, एबीबी, कमेंस, सब में जोरदार रफ्तार, 14% सेक्टर चला। मेटल एक बढ़िया तेजी में रहा, नए हाईस पे बना, 11% की रफ्तार इस ड्यूरेशन में यहां रही। पावर 10% के आसपास चलता हुआ दिखाई पड़ा और साथ साथ रियल्टी नए हाईस पे कामकाज कर रहा है। ऑटो के साथ साथ ये भी 7 से लेकर 10% के आसपास बढ़ा। इसी ड्यूरेशन में एफआई की तरफ से भले बिकवाली जारी है 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की, लेकिन डीआईज ने 44,000 करोड़ की खरीदारी के साथ इसे संभाला है और एक बढ़िया रफ्तार मार्केट को देने में काफी हद तक योगदान यहां से भी आया है।
चांदी में तेजी बनी हुई है। एमसीएक्स पर चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। जुलाई वायदा 96,400 के पार निकल गया है। क्या है चांदी में तेजी की वजह, बताने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, ये बताएं चांदी में तेजी की वजह क्या है और क्या 1 लाख की तरफ बढ़ रही है चांदी? हाँ जी हाँ, एब्सोल्युटली 1 लाख की तरफ तो डेफिनेटली चांदी यहाँ पर बढ़ रही है। ऑल टाइम हाइस पर हम यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं भारतीय बाजारों में। अगर इस साल का लो आप देखें तो वो 67-68,000 का था। अब चांदी यहाँ पर 96,000 पे कारोबार कर रही है। यानी कि जो ये 32-35 हज़ार रुपए प्रति किलो की जो तेजी चांदी में देखने को मिली है वो इन पिछले 3-4 महीनों में ही देखने को मिली है। अगर 1 महीने की बात करें तो चांदी ने आपको 18% का रिटर्न दिया है। अगर 3 महीने की बात करें तो 40% का इजाफा यहां पर चांदी ने आपको दिया है। तेजी इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी बढ़ रही है, वहां पर 11 साल के हाईज हैं। और चांदी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इन करंट लेवल्स पर भी खरीदारी अच्छी खासी है। ये एक्चुअली चौथा ऐसा साल होने वाला है जब हम चांदी में एक डेफिसिट देखेंगे, यानी कि चांदी की ग्लोबल मांग ज्यादा है और सप्लाई उसे मैच नहीं कर पा रही। ये चौथा साल इसलिए भी है क्योंकि इस साल में जो इंडस्ट्रियल डिमांड है चांदी की वो भी एक रिकॉर्ड हाई यहां पर आपको बनाते हुए नजर आएगी। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, जी हाँ, बाजार को लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में कुछ दिनों में शायद हम 1 लाख का स्तर यहां पर पार होता हुआ देखेंगे। जो अब यहां पर एनालिस्ट और ब्रोकरेजेस की तरफ से हमने व्यूज आते हुए देखे हैं वो 1,05,000, 1,10,000, 1,20,000 तक की भी एक्सपेक्टेशन अब चांदी में है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए, बुलेटिन में अब वक्त हो गया है चुनावी महासंग्राम की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने ममता सरकार की नीतियों को लेकर टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी पूरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, ये तो होते देवो ना। वहीं ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नवीन पटनायक की सेहत पर चिंता जताते हुए सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर 1 साल में उनकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई, इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं। 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ ये क्या हो रहा है, सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं गर्मी से बेहाल होती स्थिति की। देश के कई हिस्सों में तापमान ने हाफ सेंचुरी लगा दी है। राजस्थान और दिल्ली में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है। इस बीच राहत की खबर यह आई है कि मॉनसून अगले 24 घंटे में केरल में दस्तक दे सकता है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा।
उत्तर भारत में चढ़ता हुआ पारा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में तापमान ने ऑलरेडी हाफ सेंचुरी लगा दी है। राजस्थान का चूरू सबसे गर्म रहा, यहाँ पर तापमान 50.5 डिग्री पहुंच गया। दूसरे नंबर पर हरियाणा का सिरसा आता है, जहां पर तापमान 50.3 डिग्री तक दर्ज किया गया। तीसरे नंबर पर दिल्ली में अपने अब तक का 100 साल का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान 49.9 डिग्री पहुंच गया, जबकि नजफगढ़ में ये तापमान 49.8 डिग्री था। तो आज भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। दिन तो गर्म है ही है, इसके साथ साथ रातें भी पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म हो रही हैं। आगे 2 से 3 दिन तक राहत मिलने का भी अनुमान नहीं है। 3 दिन के बाद हरियाणा और दिल्ली में हल्की सी बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इस बीच राहत की खबर ये है कि जो मॉनसून है वो अपने सामान्य समय से थोड़ा सा पहले आ रहा है। औसतन मॉनसून 1 जून तक केरल के पास दस्तक देता है, लेकिन अभी मॉनसून के अगले 24 घंटे तक केरल पहुंचने का अनुमान है। एक बार केरल पहुंच जाएगा तो उसके बाद मॉनसून अपनी रफ्तार पकड़ लेगा और अगले 20 से 25 दिनों के अंदर मॉनसून की बारिश दिल्ली और उत्तर भारत में देखने को मिल सकती है। तभी लोगों को इससे राहत मिलेगी। असीम मनचंदा, CNBC आवाज। चलिए दिल्ली के बाद अब बात करते हैं बिहार की, जहां कई शहरों में तापमान 48 डिग्री के करीब है। इसके बावजूद बिहार में अभी भी स्कूल खुले हुए हैं। भीषण गर्मी के कारण अलग अलग स्कूलों में बच्चों के बेहोश होने की खबरें आ रही हैं। बिहार में भीषण गर्मी से अब तक करीब 50 बच्चों की तबीयत खराब हो चुकी है। वहीं गर्मी में स्कूल बंद नहीं किए जाने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार के अधिकारी CM नीतीश की बात नहीं सुन रहे हैं। आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर क्यों होंगे। तो 47 डिग्री है, लू है। इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी का जाल फैलता जा रहा है। हाई रिटर्न का लालच देकर ठग नए पैंतरों से निवेशकों को ठग रहे हैं। तो इस ट्रैप से कैसे आप बच सकते हैं और किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, ये सब जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर।